हैं राजस्थान झालावाड़ से। आप पद्मश्री से नवाजे गए हैं खेती किसानी के लिए, और आप भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय जैविक खेती के प्रमुख हैं। और प्रसन्नता होती है आपका नाम लेते हुए कि हमें गौरव है कि हम आपको अ, आमंत्रित कर रहे हैं सर। आप भारतीय कृषि नीति और आईसीएआर द्वारा जो जैविक खेती के सिलेबस बन रहा है, तो उस सिलेबस के लिए काफी समय से निरंतर प्रयासरत हैं, और आपकी व्यस्तता है। और शिक्षण प्रशिक्षण खेती में आप अ, व्यस्त हैं, आप समर्पित हैं। साथ ही आप एक साधारण किसान से, एक किसान जो कि 2004 से जैविक खेती अपनाता है, और 2004 से लेकर के अब तक की जो यात्रा है वो एक अद्भुत यात्रा दर्शाता है। एक साधारण किसान जिसने की बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं ली, लेकिन आज बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, पीएचडी हो गया, उनके लिए सिलेबस आप बना रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। यही नहीं, आपने जो उत्पादन से लेकर के और मार्केटिंग तक विचार किया और उसमें सफलता पाई, तो कैसे ये आपने संघर्ष से सफलता तक ये आयाम छुआ। आदरणीय श्री पद्म श्री हुकुम सिंह चंद जी पाटीदार, झालावाड़ राजस्थान से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है योग आहार के इस कार्यक्रम में। आज योग आहार का 445वां दिन है, तो 400 योग और आहार से संबंधित आपसे वार्ता भी हुई है, और लगभग पिछले 1 वर्ष से हम संपर्क में भी हैं। तो आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी सफलता की कहानी और प्रेरणा अपनी जुबानी दें। स्वागत। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी आदरणीय, आवाज आ रही है। आती है। यहाँ पे कुछ मानसून की वजह से थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, पर मैं एक पीछे जो मेरा है वे दरअसल भारतीय किसान संघ का अखिल भारतीय जैविक कृषि प्रमुख का मेरे पास इस समय दायित्व है। और विशेषकर जो देश में हमारे सामने एक चुनौती आके खड़ी हुई है कि हम अभी शुद्ध योगाहार के इस कार्यक्रम में जो शामिल हुए हैं, एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कि शुद्ध सात्विक आहार अगर हमें मिलेगा तो हमारा जन जीवन, हमारा प्रत्येक जो जैव विविधता है, इस जितने भी जीवों की श्रृंखला है, वो एक संतुलित मात्रा में कार्य का संचालन करते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर्वप्रथम मैं आपके सामने एक जो चुनौती राष्ट्र के सामने इस समय आके खड़ी हुई है, वो है कुछ प्रमुख बिंदुओं में कि हम जिस आहार की आज बात कर रहे हैं, वो आहार इतना बड़ी मात्रा में रसायनों की वजह से जहरीला हो चुका है कि शायद हमारे जीवन को एक स्वस्थ दृष्टि से चलाना इतना आसान नहीं रहा है। और इस कमी को पूरी करने के लिए जो आहार हम धरती से अन्न उगाते हैं, फल आता है, सब्जियां आती है, यहाँ तक कि हमारा दूध आता है, इस सारे आहार में रसायन की बड़ी भारी मात्रा का जो हुआ है, उसको सुधारने के लिए आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी उनकी। वहाँ पर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, ऐसा हाँ, लग रहा ऐसा है। लग रहा है। अभी तो नहीं जुड़े हैं ना।
तो चलिए, अब उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमारे मुखा जी जैसे जुड़ जाएंगे उनको ले जोड़िए लेंगे। जोड़िए। जी जी जी, स्वागत। हमें हमारी धरती का जो जहर इस समय समाया हुआ है, उसमें मृदा स्तर के ऊपर हमारी अनेक संस्थाओं को कार्य करने होंगे जो धरती के बारे में थोड़ा सोचते हैं। उसको धरती सुधार जब तक हम नहीं कर पाएंगे, इस धरती से जहरीले रसायन को समाप्त नहीं कर देते, तब तक हम इस हमारी जो ये आहार श्रृंखला जो बहुत असंतुलित हुई है, इसको सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए धरती को सुधारने के पीछे अनेक विषय हैं। इस समय हमारे किसान का जो पढ़ा लिखा बेटा है, वो कृषि को छोड़ के जा रहा है। कृषि फायदे का सौदा नहीं है, इसमें खर्च लगातार बढ़ रहे हैं और गुणवत्ता सही नहीं होने की वजह से ये पूरी तरह से किसान को इसका पैसा मिल नहीं पाता है। इसलिए एक तरह से अगर सोचा जाए तो कृषि घाटे का सौदा है। इससे देश के अनेक किसान खेती को छोड़ के और एक बहुत महानगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और धरती को पड़ती छोड़ी जा रही है। अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिनों में हमारे खाद्य सुरक्षा के ऊपर एक संकट सामने आने की स्थिति बन रही है। ऐसी स्थिति में जो देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं, इन सबको इस बिंदु के ऊपर तय करना होगा कि हम आखिर कृषि को लाभकारी कैसे बना सकते हैं, ताकि हमारा किसान का बेटा जो महानगरों की तरफ पलायन कर गया है वापस खेती से जुड़े। इसके लिए हमें दो बिंदुओं के ऊपर ध्यान देना होगा। घाटे का प्रथम कारण है रासायनिक खेती पे होने वाला जो लागत मूल्य है, वो इतना बढ़ गया है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में तो ऐसा माना है कि 32 रुपए 40 पैसे किलो पर केजी गेहूं का के ऊपर लागत मूल्य किसान के आ रहा है। आखिर ये जो गैप है एमएसपी और लागत मूल्य के बीच का, यही गैप किसानों को बर्बाद कर रहा है और इस गैप को पाटने के लिए हम सबको सबसे पहले थोड़ा लागत मूल्य के ऊपर ध्यान देना होगा, इसके खर्चे कम करने होंगे। बाजार से स्थिति है, यानी बाजार मुक्त कृषि को देश में लाना होगा। ये सब तभी हो पाएगा जब अनेक संस्थाएं जो देश और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कार्य कर रही हैं, वो सब इसमें देश के प्रत्येक नागरिक को सोचना होगा कि अब हम मृदा को कैसे सुपोषित करें, किस तरह से हम इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं, जो कार्बन न्यूनतम स्तर से भी 20 गुना कम हमारी धरती में हो चुका है, उस जैविक कार्बन को हम कैसे प्राप्त करें जो धरती का प्राण है। यही जो चुनौतियां हैं उसको हमें सामने अगर लाएंगे और इसमें हम सुधार कर पाए तो हमारा जो आहार है, जो सुरक्षित आहार है, युवा आहार, अभी आप नेटवर्क में नहीं हैं, जैसी आवाज़ आ जाती है तो कंटिन्यूस रखेंगे जब तक। दिनेश जी जी जी, शायद आवाज़ तो अभी नहीं आ रही है, तो तब तक हम और कोई मैं संवाद। उन्हें जी मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ कि वो कहीं पे नेटवर्क दे करके नहीं, बात कर। व्हाट्सएप कॉल करिएगा, व्हाट्सएप कॉल करिएगा जी ताकि वो कटे ना, नहीं तो हाँ जी डिस्टर्ब हाँ हो जाएंगे। जी जी, करके देख लीजिए। जी 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 जी।
जी नमस्कार। और अभी मैं आदरणीय जब तक चूँकि चीफ गेस्ट महोदय जुड़ते हैं या अभी, तो मैं आदरणीय श्री पवन कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और अपना हमारा सबको सदन को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। चीफ गेस्ट जुड़ेंगे फिर उनको बाद में सुन लेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार। शायद जुड़ गए हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर वो जुड़ गए हैं तो फिर उनसे सुन लेते हैं पहले। सर दिनेश जी बात हुई है क्या? दिनेश जी अभी वो व्हाट्सएप कॉल कर रहे होंगे। हाँ, वो हाँ जुड़ गए सर। हैं सर, जुड़ गए हैं। ठीक। और मेरे ख्याल से अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो आदरणीय आप अपनी वार्ता हाँ जारी रखेंगे। हाँ, वीडियो बंद रखें वो तो शायद नेटवर्क काम करता रहेगा। ऑडियो से बोलते रहें। चलिए, हमारे बीच में झारखंड राज्य प्रभारी आदरणीय करम जी जुड़े हैं। पतंजलि किसान सेवा समिति राज्य प्रभारी हैं और इस योगहार कार्यक्रम में हमेशा इनका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहता है। जब तक हमारे चीफ गेस्ट महोदय जुड़ते हैं तब तक हम आदरणीय करम जी को सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप बीच बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है इस योगहार कार्यक्रम के बारे में। और आप अपना 2 बात रखने का कष्ट करें। आदरणीय करम जी, मेरी आवाज पहुंच रही हो? आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। जी, किसानों को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें, क्योंकि अभी बोनी का समय चल ही रहा है, तो जी जब जी। तक। जी सबसे पहले तो आज के योग टीचर जो हमारी डॉक्टर बहन थी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ आज योग का कार्यक्रम संपन्न कराया। उसके लिए उनको बहुत बहुत आभार। और आज जितने भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं, सबको हृदय से मेरा प्रणाम। अभी हमारे मुख्य अतिथि ये अपनी बात को रखने वाले हैं, रख भी रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। पवन सर का माइक चालू है। सर कुछ कहना हाँ चाह सर, रहे हैं? कहना चाह रहे वो कोशिश तो कर रहे हैं, हैं? लेकिन शायद नेटवर्क कुछ ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम वहां पे कर रहा है। वो ट्राई कर रहे हैं कि जुड़े। तब तक हम, हाँ, या तो आदरणीय पवन सर को इनवाइट करें या फिर। नहीं, भुवनेश्वर राय जी को सुन लेते हैं, तब तक पवन जी को अपन बाद में जी जी इनवाइट जी, करेंगे ताकि पूरी बात हो अवश्य जाए, अवश्य। क्योंकि चीफ जी गेस्ट जी, जी की जो स्वागत। कहेंगे जी उनके बाद में पवन जी का जाएगा। जी ठीक है सर। जी जी जी। तो मैं थोड़ा सा जनरल बात की तरफ जाना चाहूंगा। और मुख्य रूप से इस समय जो कार्यक्रम है, हम लोगों के ज्यादातर खेतों में धान की रोपाई हो चुकी है, क्योंकि खरीफ ऋतु में सबसे जो मुख्य फसल होता है वो धान होता है। और धान में जितने लोग भी धान लगा चुके हैं या खरीफ की जो भी फसलें लगा चुके हैं, वो फिर आगे की तरफ अपना उसको कैसे पोषण दें, कैसे उसको आगे बढ़ावें कि उनका पैदावार ठीक हो। उसमें जो मुख्य रूप से नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये देखा गया है कि हम लोग जो मुख्य बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होना चाहिए, हरी खाद, ये सारी चीजें तो अब समय इसका बीत चुका है। जितने लोग भी
ये सब कार्यक्रम कर लिए हैं, आगे उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो लोग हरी खाद के रूप में कुछ लिए होंगे, गोबर की खाद अच्छी तरह से डाल दिए होंगे, कंपोस्ट अच्छी तरह से डाल दिए होंगे और उसके बाद धान की रोपाई किए होंगे, निश्चित रूप से उनका खेत बहुत ही अच्छा कंडीशन में होगा। फिर भी जो लोग जिस तरह से भी आगे बढ़ रहे हों, निश्चित रूप से अब इस समय आप मुख्य रूप से जो जीवामृत है इसको हर 15 दिन में एक बार निश्चित रूप से, इसमें कोई बनाने में भी ज्यादा खर्च नहीं है और सब लोग बना भी लेते हैं, इसके बारे में सब लोग जानते भी हैं, तो इसको हर 15 दिन पर एक बार जरूर करें। हम लोग का अनुभव है कि जो लोग इसको बार बार देते हैं, कुछ लोग हैं कि एक आध बार दे दिए पूरे सीजन में तो उनका रिजल्ट कम आया, और जो लोग काफी, अगर पैडी के ही बारे में बात कर लें, जो लोग 5-6 बार इसको यूज कर लिए उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो हर 15 दिन पर अगर आप इस काम को करते हैं, जीवामृत को खेत में बना करके डालते जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसी के साथ आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। आप खेत में भी डालिए, आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो एक बार आपने खेत में ऐसे डाल दिया, फिर दोबारा स्प्रे कर दिया, फिर तीसरे बार में जीवामृत के अलावा जो कीड़ों की व्यवस्था है, 10 पाड़ी अर्क है, इसका प्रयोग किया। फिर आप बीच में कभी छाछ का स्प्रे कर दिए। कहने का मतलब कि जो मुख्य रूप से बात है वो आपको ये समझना होगा कि एक चीज हो गया पोषण, जिसका फसल को न्यूट्रिशन से संबंधित होता है, तो उसके लिए आपको ये जीवामृत से लेकर के घन जीवामृत, जितने भी जैविक खाद, हरी खाद, ये सारी चीजें आपको देना है और ये पौधों को बहुत जरूरत होता है। दूसरा चीज हो गया कि आपको किसी कीड़े के लिए कंट्रोल करना है, तो उसके लिए जो भी आप 10 पानी अर्क बनाते हैं या इस कोई भी जो पौधा है उसको आप गर्म करके उसका पानी निकाल करके, या वैसे भी आप ड्रम में उसको डाल करके उसको कुछ दिन रख करके उसमें से पानी छान करके जो स्प्रे करते हैं, तो इस तरह से जो भी आप अपने पौधे का करते हैं ये कीड़ों के लिए हो गया। और फिर आप फंगस के लिए मुख्य रूप से आपका जो दही का छाछ होता है, मट्ठा होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये सब प्रयोग करके हम अपनी खेती को बढ़ाते जाएं। निश्चित रूप से आप अपने खेत का मार्गदर्शन करते रहें, बराबर घूमते रहें और फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। कहीं भी कोई, अगर ये आप बराबर कर रहे हैं तो कीड़ा लगेगा नहीं, अगर लगता है तो फिर मुख्य रूप से जो आपकी व्यवस्था में बना हुआ है उसका आप प्रयोग करें, आप निश्चित रूप से लाभ लेंगे। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो, एक दिन चर्चा चल रहा था कि हमारे पास जितनी भी खेती होती है तो उसमें कोई एक क्रॉप हमने ले लिया और बड़ा एरिया में लगा लिया, जैसा कि एक दिन शरद जी ने बोल भी रहे थे कि किसी ने ज्यादा बैगन लगा लिया और फिर वो तोड़ाई नहीं हो पाया। तो ऐसे कंडीशन में जो किसान जिसके पास जितनी खेती है और कोई इस तरह की खेती जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, या शरद जी जैसे लोग जो हैं मक्का लगा रहे हैं और उसका साइलेज बना करके बेच रहे हैं, तो आप जितना भी चाहें उतना लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेबल में जा रहे हैं, आप सब्जी की खेती में जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आप अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ रखें, हर प्लाट को विभाजित करें, समय का ध्यान रखें, मार्केट को देखते रहें कि हम किस समय कौन सा सब्जी लगाएंगे तो वो कितने दिन में तैयार होगा और कब मार्केट में जाएगा। मार्केट में जिस समय जाएगा उस समय हमारे पास मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए
अपनी व्यवस्था बना करके उसको करें। कभी भी ऐसा ना करें कि आप एक ही एरिया में ज्यादा से ज्यादा लगा दें, ताकि वाइड भी ऐसा देखा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फसल जिस समय आया उस समय एक ही बार आ गया, पूरे क्षेत्र से आ गया और रेट डाउन हो गया। तो अगर आपके पास 10 एकड़ है तो किसी में फूल गोभी लगा दिया, किसी में पत्ता गोभी लगा दिया, फिर कहीं और कोई सब्जी लगा लिया, तो थोड़ा थोड़ा जब सब्जी रहेगा तो अगर किसी में कोई नुकसान भी होगा तो आप उसको मेंटेन कर लेंगे। अगर एक कोई सा आपने लगा दिया, अगर उसमें बाई द वे रेट गिर गया या कोई इस तरह का कीड़े या बीमारी इस तरह का लग गया, तो वो आपका सारा जो है खेती का जो भी बजट है वो गड़बड़ हो जाएगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी जरूरी है कि आप इसको देखते रहें। जैविक खेती में जो हम रिले क्रॉपिंग करते हैं, जो मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, उसका बहुत स्थान है। और सब्जियों के में तो खास तौर से बहुत ही अच्छी बात है। मैं जहां रहता हूं वहीं पर एक दो किसान ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं और वो लोग यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पर कुछ लीज पर खेती लिए हुए हैं। और जब मैं शुरू में ही उनसे मेरा संबंध रहा, मैं उनके प्लॉट पर जाता आता रहता था, मैं देखता था कि वो करीब 25-30 एकड़ में खेती करते हैं और केवल सब्जी की खेती करते हैं। और आज के डेट में शहर में रहते हुए अपने बच्चों को बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और वो इतना मेहनत के साथ खेती करते हैं कि नुकसान कभी होता नहीं और प्रॉफिट में रहते हैं। और लीज पर खेती ले करके दूसरे जगह से पोखरे से मिट्टी कटवा कटवा करके अपने खेतों में डलवा देते हैं, दूसरे के लीज का लिया हुआ खेत में। कहने का मतलब कि इतना सिस्टम से खेती करते हैं कि वो प्रॉफिट में रहते हैं, मार्केटिंग की व्यवस्था को देखते हुए काम करते हैं, पूरी सुविधा संपन्न रखे हैं। उनके पास जो भी लेबर हैं सब ट्रेंड लेबर हैं, बड़े कम समय में वो हर बात समझ जाते हैं और अपने काम को करते रहते हैं। तो इस तरह से आप भी करते रहें। रिले क्रॉपिंग जरूर आप अपना में, मिक्स क्रॉपिंग भी अपना में। सब्जी की खेती में जैसे कि चर्चाएं होती हैं कि अब सिस्टम आ गया है कि आप जमीन के अंदर भी कुछ लगा लें, फिर ऊपर भी लताएं चढ़ा करके कुछ दूसरे में लगा लें, फिर और उसमें जगह जगह कुछ इस तरह की क्रॉप लगा दें जो ऊपर निकल जाए। मल्टी लेयर क्रॉपिंग की कोई बात जो चलती है तो उसको भी करें। अगर आपके पास कोई ऐसा भी खेत है जैसे कि हमारे बिहार के जो लोग हैं या यूपी में हैं या इस तरह से जहां पे लो लैंड एरिया है और जहां पे ज्यादातर पानी आ जाता है, कोई फसल नहीं हो पाता है, वहां पे आप और दूसरा भी व्यवसाय कर सकते हैं। वहां मछली पालन की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और इस तरह का व्यवस्था है तो वहां पेड़ पौधे ज्यादा लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि किसान को हर क्षेत्र में आप और पोल्ट्री का व्यवस्था करा सकते हैं आप उसमें। मैं एक देखा अपना, हमारे एक किसान हैं झारखंड में, उनका एक फार्म है और वो इस समय करीब 25-30 एकड़ का फार्म है और इतना बढ़िया डेवलप किए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और वहां जाने के बाद ये लगा कि आकाश से तारे भी जमीन पर लाए जा सकते हैं, इस तरह का उन्होंने काम किया है। और करीब करीब मैं देखता हूं कि जितने लोग भी उधर से जाते हैं निश्चित रूप से उनके फार्म का विजिट करते हैं। वो भी इसी तरह से काम किए। वो बता रहे थे कि मैं तो जब अभी समय तो नहीं जाना होता है लेकिन जब जाते थे तो बराबर जाते थे, तो बताते थे कि राय साहब जब मैं यहाँ आया तो मैं रांची में नौकरी करता था, नौकरी क्या करता था, एक टेलर का काम करता था और फिर वो बंद हो गया क्योंकि मैं
जो कमरा था उसका पैसा नहीं भर पा रहा था, तो मैं यहीं पे आकर के, थोड़ा सा मेरा जगह था रोड के किनारे, वहीं पे मैं एक छोटा सा झोपड़ी बना करके इसी में काम करने लगा टेलरिंग का। और थोड़ा सा मुझे शौक था, तो यहीं पे मेरे पास 4-5 कट्ठे के आसपास खेती थी, तो मैं उसमें कुछ गुड़ाई सुड़ाई करने लगा। फिर मेरे अंदर आया कि कुछ और काम किया जाए, कुछ और पैसे कहीं से मुझे मिले, और फिर यहाँ थोड़ा सा जमीन था, मैंने खरीद भी लिया। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इस जमीन को, जहां मैं हूं वो जमीन को कुछ करूं। पानी की सुविधा थोड़े दूर पर थी। फिर मैं बहुत खोजा, लेकिन पता नहीं चला कि ये किन लोगों की जमीन है। तो मैं एक दिन ट्रैक्टर से पूरा जो है करीब 25-30 एकड़ जमीन को जुतवा दिया, ये सोच करके कि चलिए अगर जुत जाएगा तो लोग देखेंगे, कुछ बात विवाद होगा तो लोग आएंगे पूछेंगे कि भाई क्यों आपने जुतवा दिया। फिर मैं उनसे बोल दूंगा कि मैं इसको थोड़ा सा, इसमें मैं खेती करना चाहता हूं और आपका खेत भी सुधरेगा। ऐसे करते करते उन्होंने इस काम को किया है, और फिर जगह जगह से लोग आए कि भाई मेरा खेत है, मेरा खेत है। फिर सबका जो है उन्होंने व्यवस्था बना लिया, सबसे बातचीत कर लिया। कुछ लोग बोल दिए कि हाँ ठीक है, इसको सुधारिए, करिए। कुछ लोगों ने बेच दिया, और इस तरह से करके वो सारी जमीनों को एक्वायर कर लिए। फिर वो काम करने लगे, और ट्रेसिंग टाइप की उनकी जमीन थी। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में पूरा तिरछाएं जमीन होती हैं, तो वो फिर ट्रैक्टर वगैरह की व्यवस्था किए, ट्रैक्टर खरीदे। फिर धीरे धीरे वो जमीन को समतल किए, सीढ़ीदार खेती बनाए, जिस तरह से पहाड़ों पर होता है कि काट काट करके बराबर करना, फिर नीचे आकर के उसको लेवल करना, फिर नीचे आकर के उस सीढ़ी टाइप खेती। तो उस टाइप की खेती, और बड़े बड़े 2-2 एकड़ का एक एक प्लाट बना करके, और फिर जो मिट्टी खुदवाए, वो मिट्टी खोद करके चारों तरफ से बाउंड्री कराने के लिए, तो वो मिट्टी जहां खुदवाए वहां एक तालाब बन गया, उसमें मछली पालन करने लगे। पूरा उनका एरिया बाउंड्री से परिपूर्ण है। बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म खोल दिए, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन 5-7 गायें, गौपालन की व्यवस्था है। वहीं पे एक अपना आवास बना लिए हैं, और केवल सब्जियों की खेती वो सिस्टम से करते हैं। और अपनी एक गाड़ी रखे हैं, सुबह मतलब शाम को ही उनकी तुड़ाई हो जाती है सब्जियों की, और मॉर्निंग में ही वो अपने शहरों को निकल जाते हैं। उनको देख करके पूरे गांव के लोग मोटिवेट हो गए, और गांव के लोग भी जिनके पास जिस तरह से खेती था उस तरह से खेती करने लगे। और आज के डेट में वो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित गांव, और सब लोग अगल बगल के लोग जानते हैं। यहां तक कि कोई ऐसा फल नहीं है कि जिसको न लगाए हों। और सबसे बड़ी बात ये कि वो बता रहे थे कि राय साहब, कृषि विभाग का जो कोई भी प्रोजेक्ट आता है, वो सबसे पहले जिला कृषि अधिकारी आकर के उनसे बोलते हैं कि आप इसको ले लीजिए। कोल्ड स्टोरेज से लेकर के उनके पास जितनी भी सब्जियां पैदा होती हैं, सारी सब्जियां को रखने की क्षमता उनके वहां खुद है, कोल्ड स्टोरेज में है। वो सब सोलर से चलता है, 3-3 समरसेबिल लगा हुआ है। और ये सब में जो है सरकार का करीब करीब पूरा उनका टपक सिंचाई विधि से परिपूर्ण है, और सरकार का पूरा योगदान है। उन्होंने प्रयास किया, उनके बच्चे भी उसी में लग गए, और आज वो तो नहीं, लेकिन उनके बच्चे पूरे संभाल लिए हैं और खेती करते हैं, बड़े कायदे से खेती करते हैं। वो ये भी बता रहे थे कि राय साहब, सारे अधिकारी ऐसे जब इधर आते हैं तो यहाँ पे घूमने चले आते हैं, और फिर घूम घाम करके यहाँ पपीता से लेकर के केला, अमरूद, जो भी सीजनल फल होता है वो आता है। कई बार वो जिस समय मैं था उसके पहले वो बता रहे थे कि 2 बार तो डीएम अपने परिवार के साथ, माने वैसे जो विजिट पर निकलते हैं लोग ऐसे घूमने के लिए,
तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, तो गिरिडीह में वो कह रहे थे कि ऐसे अपने बच्चों के साथ गाड़ी से आए और हमारे फार्म पर, और पूरा घूम करके फिर यहाँ से सब्जियों को मैं तोड़वा तोड़वा करके रखवा के, यहाँ से पपीता, चूंकि जानते हैं कि सब ऑर्गेनिक करते हैं, तो उसको मैंने रखवाया। और वो बोले कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो सीधे आप हमारे वहां आकर के मुझसे कर सकते हैं। कहने का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से अपना काम किया और वो आगे चल करके इस तरह से बना दिया कि वो एक क्षेत्र का अपना व्यवस्थित है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो लोग इस काम को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरा तो इतना मानना है कि अगर कोई किसान केवल कृषि विज्ञान केंद्रों पर बराबर जाता हो, किसी साइंटिस्ट से बराबर मिलता हो और वो उससे बातचीत करके, जी हुक्म जी, जी हाँ, कुछ आवाज कहना? आ रही है? जी जी जी। जी हाँ, वापस कनेक्टेड हुआ है। तो धन्यवाद, आपका स्वागत है जी। जी, तो इन जो विषय मैंने अभी कुछ समय पहले रखे थे, इन्हीं के ऊपर थोड़ा हमने काम शुरू किया है और हर उस चुनौती को समझने का प्रयास किया है जो इस समय हमारे सामने आ रही है। इसमें हमारी फसल की गुणवत्ता नष्ट हो रही है, तो गुणवत्ता को सुधारना, हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है, इसको वापस लाना, धरती का बीमारी से बचाना, ऐसा पर्यावरण की रक्षा कैसे करना, और घटता गौवंश को किस तरह से हमें संरक्षित करना, इन सब विषयों को लेके और एक मॉडल भी हमने तैयार किया है। और इसकी शुरुआत हुई है 2004 से। 2004 में हमने 1 हेक्टेयर से इसको शुरू किया था। इसको नाम दिया गया था प्रकृति एवं गौवंश आधारित जैविक कृषि। इस विषय के जब हम आगे बढ़े तो प्रथम सालों में भी काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, और जिसके बाद हमारे देश के एक ऐसे वैज्ञानिक जो गौ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने प्रथम से साइंटिस्ट जिसने गो विज्ञान के ऊपर पंचगव्य की रचना की है, ऐसे साइंटिस्ट से मैं मिला। उनका नाम था राजवैद्य रेवाशंकर जी शर्मा, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे और राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा है। उनकी मदद लेना शुरू किया और हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तो पंचगव्य का, अमृत पानी का, धरती में सुधार, हरी खादों का सुधार, और हमें जो कंपोस्ट जो बनाना था, कार्बनिक खादों का प्रयोग, ऐसा करने से धीरे धीरे फिर हमारा कार्बन का रेशा बढ़ने लगा। और बार बार हर साल मिट्टी का परीक्षण, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय को मिट्टी के सैंपल भेजे और हर साल 0 उस समय 28 जो हमारा कार्बन का रेशा था, उसको 3 साल में हम बढ़ाते बढ़ाते 0.92 तक ले, और जिसके बाद पैदा बहुत अच्छी होने लगी। प्रथम मकसद हमारा ये था कि हम इस चुनौती को स्वीकार करके और हम आगे बढ़े। पर आवाज नहीं आ रही है जी।
फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर वो। तो आदरणीय भुवनेश्वर राय जी जो वार्ता कर रहे थे वो जारी हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। जी जी, मैं वहीं से आगे अपनी बात को बढ़ाता हूं। मैं ये कह रहा था कि गांव के वे किसान जो थोड़ा सा भी एक्टिव हैं, वास्तव में खेती करना चाहते हैं, और जो लोग इससे संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे मिलते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों पर जाते हैं, कहीं कृषि मेला लगता है वहां जाते हैं, तो निश्चित मानिए कि उनका खेती उस गांव में अच्छा होता है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, बहुत लोगों को देखा हूं, जो लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं उनकी खेती उस गांव में अग्रणी हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग तो खैर करते हैं, हम लोगों से संबंधित जितने भी लोग हैं, हम जितने भी लोग इस तरह से हमारे संपर्क में आए, उनसे इस बात को आगे बढ़ाने कि आप समय समय पर इस चीजों को आप करते रहें। हम लोग पहले तमाम मीटिंग कराते थे किसानों का। हम लोग देखते थे कि किसान जब गांव में मीटिंग होता था कोई एग्रीकल्चर का, तो बड़ी मेहनत से किसान इकट्ठा होते थे, और फिर वो उसमें खाने पीने की व्यवस्था होती थी। इस भी लालच से लोग आते जाते थे और करते थे। लेकिन मैं, जो लोग इंटरेस्टेड थे, हम खुद देखते हैं कि जब मैं भी कभी मान लीजिए भ्रमण में जा रहा हूँ, कहीं फील्ड पे जा रहा हूँ, और कहीं कृषि मेला लगा हुआ है, कहीं कृषि का कोई गोष्ठी हो रहा है, तो वहां हम लोग खुद जा करके बैठ करके उस बात को देख लेते थे, क्या बताया जा रहा है क्या। कहने का मतलब ये कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, निश्चित रूप से आप उसके बारे में बराबर सोचेंगे। और कहीं ना कहीं इतना प्लेटफॉर्म है, इतनी अच्छा। अब तो पहले के जमाने में तो था कि चलिए कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था कि हम कैसे खोजें क्या करें। अब तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप कोई काम कल शुरू करना चाहते हैं और दिन भर आप बैठ गए तो तमाम चीजें आप अपने आप जान जाएंगे बिना किसी को बताए हुए। और अगर आपके पास थोड़ी सी भी लिटरेचर, मतलब आपका ये डिजिटल लिटरेचर में आपका थोड़ा सा वो ज्ञान है, तो ये सारी चीजें आप जान जाएंगे। तो इस तरह से आप को आगे बढ़ना है। अब इसके बाद किस चीज पर चर्चा करें, अगर आप चाहें तो बात को आगे बढ़ा करके किसी और हमारे किसी अतिथि को बुलावें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा यहीं। और मुख्य रूप से अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मैं और चर्चा कर लूं कि जो हमारे कीड़े हैं उसके लिए कौन कौन सा ज्यादातर उपयोग किया जाता है अपने जैविक खेती, नेचुरल खेती में। तो उसमें सबसे बड़ा जी ओम। जी ओम। मेहरा जी ओम। सर मेरा निवेदन ऐसा है कि जो हम जीवामृत बनाएंगे तो इस समय जैसे जो गुड़ रखा हुआ है उसमें फंगस आ गई है, तो वो फंगस मित्र है या शत्रु है, इस पे थोड़ा सा बताएं। क्योंकि गुड़ जब रखा रहता है तो उसमें फंगस आ जाती है, तो उसका उपयोग जीवामृत में किया जा सकता है या नहीं? आदरणीय मेहरा जी, ये जितने पुराना गुड़ होगा जी वो इसमें उतना ही प्रभावशाली होगा। जी, यानी जो फंगस है वो मित्र है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी गुड़ में आपका जितना भी पुराना गुड़ हो, और जितने भी लोग हैं मार्केट में, अगर आप नहीं बना पाते हैं, घर पे आपके पास गुड़ नहीं है, तो मार्केट में जाइए। मार्केट में जितना भी आपको लगता है कि ये कोई खाने वाला नहीं है, हो सकता है कि कोई पशु को भी ना खिलावे, वो गुड़ आप लेकर के आइए, और उस गुड़ से आप जीवामृत से लेकर के जितने भी जहां जहां भी आप गुड़ का प्रयोग करते हैं अपनी खेती में, वहां वहां उसका प्रयोग करिए। निश्चित रूप से आपको कम पैसे में और बहुत अच्छा उसका लाभ मिलेगा। जी जी ओम ओम।
जी सर। जी, तो मैं ये बता रहा था कि उसमें कौन कौन सा कीट नियंत्रण में आपका काम आता है। तो सबसे पहले गौमूत्र को सब लोग जानते हैं कि गौमूत्र जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक तरह से गाय से निकला हुआ जो पेशाब है उसको किसी भी तरह से इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ा काम है। मैं देखता हूं कि सब लोग गौमूत्र गौमूत्र की बात तो करते हैं, लेकिन जब इकट्ठा करने की बात आता है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे इसको इकट्ठा किया जाए। लेकिन जो लोग शुरू कर देते हैं फिर उसको कर लेते हैं। तो ये गौमूत्र जो है कीट नियंत्रण में बहुत बड़ा प्रभावी होता है, और इसको कुछ करना नहीं है, इसको आप रख लीजिए। और जितना भी पुराना आपका गौमूत्र रहेगा उतना ही अच्छा काम करेगा। इसको रखे रहिए, और जब जब आपके खेतों में कीड़े लगते हों तो आप इसको प्रयोग करते रहें। इसके बाद नीम के उत्पाद जितने भी हैं, सब लोग आप जानते हैं कि नीम से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं, चाहे नीम की खली हो गया, नीम का निम्बोली हो गया, या नीम से जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, नीम ऑयल बनाते हैं, सारी चीजें जो है ये अच्छा काम आता है, नीम की पत्ती से लेकर के सारी चीज। तो इसको आप जितना भी नीम से संबंधित उत्पाद हैं सब आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मट्ठा के बारे में चर्चा हो ही गया है। मट्ठा भी जो है ये सब चीजें आता है इसमें, खासतौर से फंगस के लिए बहुत ही अच्छा है। लहसुन है, मिर्च है, ये भी ऐसा प्रोडक्ट है कि आप जैसे दसपर्णी बनाते हैं और जिसमें सुंडियां लगी होती हैं, जब इसको ज्यादा आपको पावरफुल बनाना हो, ज्यादा इफेक्टिव बनाना हो, तो लहसुन और मिर्चा का प्रयोग कर दीजिए, तो ये और प्रभावी हो जाता है। आपकी राख है, लकड़ी की राख है, इसका भी प्रयोग जो है हम इसमें करते हैं। उसके बाद जो मार्केट में मिलता है उसके बारे में सब आप जानते हैं कि ट्राइकोडर्मा वगैरह हो गया, ये सारी चीजें जो है उपयोग होता है। तो ऐसे चीजें काफी हैं जो आप सब लोग जानते हैं। अब ये है कि निश्चित रूप से हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा इस काम में लगने की जरूरत है, और काम को आगे बढ़ा करके केवल यही नहीं हमको करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम दूसरे को बताते रहें। और जो सबसे बड़ा आज का डेट में है कि बार बार चर्चाएं होती हैं कि अभी हमको रेट नहीं मिल पा रहा है, रेट नहीं मिल पा रहा है। उसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि अभी जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो बहुत जानकार हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जिनके पास पैसा है, वो तो समझ रहे हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है। जब सब लोग खाने लगेंगे जैविक, ज्यादा से ज्यादा लोग खाने लगेंगे जैविक, तो ये विश्वास मानिए कि फिर जितना भी पैदा हो रहा है वो तो बहुत कम पड़ जाएगा। तो अभी जैविक के बारे में जो लोग थोड़ा सा एक्टिव हैं, अभी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, या जो थोड़ा बहुत इससे संबंधित हैं, वो तो जान रहे हैं। नहीं तो बहुत लोग, मैं अभी चर्चाएं करता हूं, बहुत लोग भी जानते ही नहीं कि नहीं गेहूं में कुछ ऐसा भी है जो जैविक है, उसको खाने से थोड़ा सा हमको ज्यादा फायदा होता है। तो अभी ये अवेयरनेस की जरूरत है कि हम कैसी अवेयरनेस को बढ़ावें कि सब लोग इसका उपयोग करने लगें। और उसके लिए सब यही है कि आप अपने गांव में खेती करें और अगल बगल के लोगों को खिलाएं। इस बार हम लोगों ने चूंकि DYMT प्रोजेक्ट की वजह से PGS में शुरुआत हमने अपने गांव में भी किया था, वहां भी मैं देखा कि जो लोग गेहूं की खेती किए थे और अभी चूंकि उनका फर्स्ट ईयर गेहूं का था, वो इसको किए, और सबका एक ही व्यवस्था रहता है कि जो ही गेहूं का पैदावार हो वो घर में रखने की व्यवस्था सब लोगों ने बंद कर दिया। पहले सब लोगों के दरवाजे पर, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, एक धान गेहूं रखने के लिए व्यवस्थाएं हुआ करती थी, और दरवाजे पर जाने के बाद एक लगता था कि हाँ कौन सा किसान
इतना बड़ा किसान है, उसको देख करके दरवाजे पर ही ये अनाज रखने की व्यवस्था बनती थी और उसमें हमारे वहां बखार बोला जाता था और आप लोगों के वहां पता नहीं क्या उसको रखा होना। कहने का मतलब कि नीचे जो है व्यवस्था बना करके लिंटर करके और उसके बाद ऊपर से बांस का वो राउंडिंग करते हुए मिट्टी से पूरा उसको लपेट करके फिर ऊपर से खप्पर, माने इस तरह से करीब 40 कुंटल 50-50 कुंटल की एक एक रखने की जगह बनती थी। वो सारी चीजें बंद हो गई, सब लोगों ने उसको बंद कर दिया और अब धान ज्यों ही आ रहा है केवल उसको सुखा करके और तुरंत उसको ट्रैक्टर पर लोड करके बेचने की व्यवस्था, गेहूं की भी वही व्यवस्था। तो उसमें भी कई लोगों ने तत्काल बेचने की व्यवस्था किया। हम प्रयास किए कि जो लोग कम से कम ये पैदा किए हैं वो दूसरे को, जो लोग नहीं पैदा किए हैं उनसे बदल लें और इस तरह से कन्वर्ट करके थोड़ा सा कुछ ज्यादा लेकर के लोगों ने बदला है और इस समय खा रहे हैं। कहने का मतलब कि ये चीज जो है लाना पड़ेगा कि ये जैविक अनाज खाने से फायदा है। जब तक आज ये हर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि नहीं जैविक अजैविक में क्या अंतर है, हम जो खा रहे हैं वो वास्तव में नुकसानदेह है कि नहीं नुकसानदेह है, ये फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इतनी जो बीमारियां हो रही हैं कैसे हो रही हैं। तो जो आदमी समझता जाएगा तो उसकी तरफ बढ़ता जाएगा और बढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ता जाएगा। मुझे याद है कि मैं अलीगढ़ में बहुत पहले रहता था, तो मेरे एक बॉस थे, तो एक दिन संयोग से वो भी अलीगढ़ में रहते थे, तो एक दिन कहे कि राय साहब जरा आइए मार्केट चलते हैं, तो उनके साथ में चल दिया। और उस समय मैं अभी जैविक के, चूंकि टाटा में काम करता था और काफी दिन पहले जैविक की बहुत चर्चाएं होती नहीं थी, तो एक बहुत छोटे से आटा की चक्की पर गए और उस समय मार्केट से जो आटा मिलता था उससे करीब दूना का रेट का वो था, या मात्र वो 5 किलो ऐसे एक बड़ा पॉलिथीन ले गए थे, उसमें 5 किलो भर कर लाए। तो मैं देखा तो मैं पूछा कि सर ये तो आटा इतना महंगा क्यों है, ये तो इतना सस्ता आटा है। तू बताया कि नहीं ये कहीं से गेहूं आया है और ये इसमें कोई कीट वगैरह मतलब ऐसे जैविक है, ऑर्गेनिक है और इसमें कोई वो नहीं होता है। कहने का मतलब कि बहुत पहले से ही ये व्यवस्था है और जो लोग इसको समझ गए खाने के लिए वो आज तक खा रहे हैं। भले ही पैसा है लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आज के डेट में आप देख लीजिए कि लोग लाखों लाखों कमा रहे हैं, लेकिन खाने पर कितना खर्च कर रहे हैं? खाने पर बिल्कुल कम खर्च कर रहे हैं। मुश्किल से सब्जी खरीदने जा रहे हैं, कुछ समय को छोड़ दीजिए तो कभी कभी सब्जियां बहुत सस्ते रहती हैं। और यही कारण है कि सब लोग जो है पैसा कमा करके और दूसरे कामों में लगाने में लगे हैं। खाने वाला व्यवस्था उसमें जो है उनका बहुत कम परसेंटेज है कि खाने में पैसा खर्च कर रहे हैं। सब लोग गांव से निकल रहे हैं, तुरंत जो है बाहर कमाने जा रहे हैं, वो इसलिए कि चलिए खाना तो मिल ही जाएगा, हम पैसा कमा के दूसरे काम करें। तो इस तरह से ये व्यवस्था बन गया है कि खाने का मतलब कुछ नहीं समझ रहे हैं कि चलिए ये तो हो जाएगा, गवर्नमेंट राशन दे रही है उससे हो जाएगा। आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि लेबर की भी समस्या हो गई। गवर्नमेंट गरीबों की वजह से अनाज देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गांव में कभी कभी पहले गांव में जितने भी इस तरह के लेबर टाइप के लोग होते थे वो गेहूं और धान के सीजन में अपना काम करते थे और उससे गेहूं धान रख करके 10 कुंटल 5 कुंटल पूरे वर्ष के खाने का रख लेते थे। अब उनसे कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट दे रहा है और थोड़ा बहुत काम अगल बगल करके अपना जीवन यापन कर ले रहे हैं। तो ये भी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से खेती जो है परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जैसा कि हमारे आदरणीय दुबे सर बोलते हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें परेशानी में डाल रही है। समय समय पर गेहूं जिस समय रेट अच्छा मिलना शुरू हो गया था, कुछ लोगों ने ये उम्मीद करके रखा था कि नहीं यूक्रेन का युद्ध हुआ है इसमें गेहूं महंगा होगा। कुछ लोग उम्मीद में थे कि हाँ महंगा होगा तो हम उस समय बेचेंगे।
गवर्नमेंट ने अचानक उसको रोक दिया और रोकने के बाद वो फिर अपने लेवल पर आ गया और गवर्नमेंट को जिसको देना हो रहा है उसको दे रहा है, लेकिन आप वैसे नहीं बेच सकते। तो ये तमाम चीजें हैं कि जिससे अभी लोगों को ये अनाज के बारे में या खेती के बारे में, किसानों की महत्व के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। कोई गाड़ी बन रहा है, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, मारुति है, हुंडई है, कोई बना रहा है, उसको फ्री है कि आप अपने देश में बेचिए, विदेशों में बेचिए, जितना भी आप पैदावार कर सकते हैं उतना पैदावार करिए और बेचिए। किसान जो है जब पैदा करेगा तो उसके ऊपर ये कह करके कि नहीं ये मानव से संबंधित है, इसमें अगर हम बैलेंस हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और इसकी वजह से जो है कंट्रोल कर देना। कोई चीज जो ही यहाँ महंगा रेट होता है तो हाहाकार मच जाता है, हमारे विरोधी से लेकर के और जितने भी लोग हैं, जहां 10-20 रुपया कोई मस्टर्ड ऑयल महंगा हो गया, कोई दाल महंगी हो गई, कहीं प्याज महंगा हो गया, कहीं आलू महंगा हो गया, तो हाहाकार मचना शुरू हो जाता है और फिर तत्काल उसको जगह जगह रोक करके अगर बाहर से कहीं तुरंत उसको मंगा दिया जाता है और वो सरप्लस हो जाता है, फिर सस्ता हो जाता है। कम से कम जब तक कुछ अव्यवस्था नहीं होगा, मेरा मानना है कि कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि लोगों को समझ में आवे कि गेहूं चावल का महत्व क्या है, प्याज का महत्व क्या है। कभी कभी तो पता चलता है, लेकिन ये उतना पता नहीं चल पाता है जितना इस बार भी थोड़ा सा होना चाहिए था। गेहूं पर्याप्त गया होता दूसरे देशों में, गेहूं की शॉर्टेज हुई होती, लोगों को गेहूं नहीं मिलता, कम से कम 50 रुपया किलो तक गेहूं पहुंचता, लोग खाते। जो लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, गांव से भाग रहे हैं, उनको लगता कि नहीं इससे बढ़िया तो गांव में है, तो गांव में रहते, अपने घर रहते, लोगों से खेती करते, अपनी खेती करते या दूसरे के लोग लेकर के खेती करते, खाते पीते। कहने का मतलब कि तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो किसानों पर ही लागू हो रही हैं, और इस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर गवर्नमेंट तो दे रहा है, लेकिन मैं खुद इस गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट करता हूं, लेकिन कुछ मामले में निश्चित रूप से अभी इस गवर्नमेंट को भी सोचना है। ये जो व्यवस्था बना हुआ है कि नहीं ये खाने पीने की चीजें महंगी नहीं होनी चाहिए, अरे जब खाने पीने की चीजें महंगी नहीं होगी तो फिर किसान का प्रोडक्ट कैसे महंगा होगा? आप कैसे सोच सकते हैं कि नहीं दाल महंगा नहीं होना चाहिए, महंगाई बढ़ जाएगी? आप कैसे सोच सकते हैं कि मस्टर्ड का तेल महंगा नहीं होगा? तो फिर जब ये महंगा होगा तभी तो किसान का वो महंगा होगा। और ये जो लोग कहते हैं कि नहीं इससे किसान से संबंधित नहीं है, किसान तो अपना बेच देता है और वो महंगा हो जाता है, उस समय महंगा होता है, ये सब कहने वाली बात होती है। वो किसान के पास भी होता है और किसान रखता भी है। आलू तमाम किसान कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, प्याज किसान पैदा करता है, और तमाम किसान ऐसे हैं जो अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं, रखते हैं, और जब महंगा होता है तो बेचते हैं। तो ये सारी किसानों से संबंधित है। अरहर का दाल हो गया, चाहे हर चीजें जो है महंगी होनी ही चाहिए। जब तक महंगा नहीं होगा किसानों को फायदा नहीं होगा, और महंगा होगा तो लोग इसका महत्व को समझेंगे और फिर खरीद के खाएंगे। जब उनको थोड़ा सा पैसा भी ज्यादा लगेगा तो कृषि के महत्व को समझेंगे, फिर कृषि में दोबारा लौट के आएंगे। ऐसे लोग हैं जो बाहर 400-500 रुपये में, 200-300 रुपये में काम कर रहे हैं, और लेकिन गांव में वो नहीं काम कर रहे हैं। वो बाहर में जा करके जब देखेंगे कि नहीं हम आए काम करने और केवल इतना ही हम कमा रहे हैं कि केवल खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिर वो गांव की तरफ जाएंगे, और गांव की तरफ जा करके फिर अपना पुरानी व्यवस्था में रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, वहीं पे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये पलायन भी रुकेगा और देश का उद्धार भी होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज जनरल बातें बहुत हुई, फिर सब्जेक्ट से संबंधित जो बातें होंगी वो आप लोगों का निर्देश होगा तो विधिवत किया जाएगा। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपने अपना मार्गदर्शन दिया। हमारे चीफ गेस्ट महोदय का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में। चलिए, अब सारी उसका जो है आज हम अपना इनका परम आदरणीय श्री पवन कुमार जी का कमेंट लेंगे। इससे व्यवहार कार्यक्रम पर मैं उनका मार्गदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। और आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार। आज की योग कक्षा भी बहुत बढ़िया रही और साथ ही जो चर्चा परिचर्चा हुई है उस पर भी हमें नए तरीके से एक विचार मिले हुए हैं और मुझे आशा है कि ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये इसी तरह से विचारों का आदान प्रदान, कई बार कन्फ्लिक्ट की बात है कि ये अच्छी व्यवस्था है या ये वाली व्यवस्था। मुझे लगता है कि इस देश में कई सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, तो अगर कोई किसान वापस जाकर के अपने गांव में भी रहना चाहे कि वो उस व्यवस्था के अंतर्गत रहे, तो मुझे लगता है कि पूरी व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। और क्योंकि विघटन बहुत ज्यादा हुआ है और उस विघटन की वजह से जो एक दूसरे के प्रति एक जो सहयोग की भावना रहती है या जो इस तरह से एक दूसरे के प्रति सम्मान देने की भावना रहती है, वो सब व्यवस्थाओं में कमी आई है। चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो, अर्बन क्षेत्र में तो खैर है ही, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैंने कई जगह पर देखा है। तो ऐसी व्यवस्थाएं, हमारी जो सहयोगात्मक व्यवस्थाएं थी उसमें कमी आई है। बाकी व्यवस्थाओं में काम हुआ होगा, कुछ चीजें हो रही होंगी, लेकिन इस चीज पर जब कमी आती है तो फिर बहुत सारे हमारे काम जो हमें लगते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से होने चाहिए, वो स्वाभाविक रूप से नहीं होते हैं। उस स्वाभाविकता में कमी आ जाती है और इसकी वजह से हम एकाकी जीवन, एकाकी तरीके से काम करने के लिए मजबूर होते हैं। और इसकी वजह से भी ये यह इस तरह की जो चीजें हैं ये हमारे अर्बन, जो हमारे शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, अनलेस कि उसमें एक तरह से प्रयास किए जाएं कि इस तरह की व्यवस्थाओं को जो कि सहयोग करें, एक दूसरे को सहयोग करें, उसमें न केवल न केवल उसके ऊपर न न तो चिंतन होता है, न ही उसमें कोई कार्य होता है। तो ये चीजें चीजें जो हैं विघटित हो जाती हैं और यही स्वरूप हमारे गांव पर भी देखने को मिल रहा है। कई जगह पर हम लगता है कि नहीं, हमारा तो अपना ही एक दायरा है, उसी दायरे में रहते हुए हम दूसरे से क्या मतलब रखें, दूसरे के साथ क्यों सहयोग करें। क्योंकि ऐसा भी लोग कहते हैं कि हमें जब ऐसा ज्यादा किसी के साथ करते हैं तो उसमें फिर झगड़े होते हैं, उसमें कई तरह की और चीजें जो होती हैं उससे तो ये मुझे लगता है कि हम ये हमारी जो जैविक तरीके से हमने जो जीने को छोड़ा है, इस जैविक तरीके से जब छोड़ा और हमने माना कि हम ही अपने आप में परिपूर्ण हो जाएंगे, हम ही अपने खेत में यूरिया डाल करके और डीएपी डाल करके या केमिकल डाल करके आत्मनिर्भर बनेंगे। और इसकी वजह से हमें देखा है कि हमारी जो निर्भरता थी, किसानी की एक दूसरे के प्रति निर्भरता थी, उस पर भी कमी आई और उसकी वजह से ये हमारा जो तरीका है जीवन में, जीवन के मूल्यों में जो बदलाव हुआ है, वो शायद इसी वजह से ही हुआ है। तो हमें, अगर हम जैविक तरीके से आगे काम करते हैं, जैविक खेती की तरफ अपनाते हैं, उसके ऊपर विचार मंथन करते हैं, बातचीत करते हैं, सोचते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील होंगे। और इस संवेदनशीलता की वजह से शायद हम अपनी उस तरह की व्यवस्थाओं को कायम करने की तरफ एक कदम अपना बढ़ाएंगे। तो ऐसा अगर हम कार्य करते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि हमारी जो ये जो जीवन में परिवर्तन आए हैं, ये जो परिवर्तन एकाकी रहने के और उस तरह से एक तरह से आत्मनिर्भर रहने की जो व्यवस्था बनाने की तरफ ये कदम बढ़े हैं, उसका उसका दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। और इसकी वजह से जो गांव की जो का एक जीवन होता है, जिसमें एक सामूहिकता होती है, उसमें कई जगह पर अभी भी विद्यमान है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं क्योंकि उस तरफ ध्यान जरा सी कम रहता है। तो ये
जहाँ जहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं वहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा आत्मनिर्भर हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता भी है, और एक दूसरे के प्रति वह सम्मान और वह जो एक दूसरे के साथ काम करने के लिए जो चीजें हैं उस तरफ वह प्रयासरत रहते हैं। और लेकिन ऐसा देखने को आता है कि कई जगह पर जी फोन आ गया। तो इस तरह से हम इसके ऊपर हमें विचार करने की जरूरत है कि कहाँ पर हम हमारी अपनी परिस्थिति में, हमारी अपनी स्थिति में हम लोग किस प्रकार से जी रहे हैं, और किस प्रकार से जो ये व्यवस्थाएं हैं इसको हम कैसे सुदृढ़ करने के लिए अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए हमें बातचीत करने की जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को सुनना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। और कई बार जो मतभेद हमारे हो जाते हैं उसको भी हमें दूर करने के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा जब हम करेंगे तो हम निश्चित रूप से एक आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और इसमें ये सब कार्य करने के लिए इसको एक प्राकृतिक तरीके से, एक जैविक तरीके से सोचने की जरूरत है। तो मेरा यह मानना है, यह मानना मेरा किसी परिस्थिति में ठीक भी हो सकता है, किसी परिस्थिति में अपूर्ण भी हो सकता है। तो इसके ऊपर भी सब लोग अगर अपने विचार देंगे तो हमारी एक साझा समझ इस बारे में बनेगी। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। ओम। धन्यवाद सर, अपना दिशा दी। चलो गांव की ओर वापस जाने भी लगे हैं लोग, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है और लोग अब गांव में ही रहना पसंद कर रहे हैं। तो इसमें हमारे सदन में जो भी भाई कुछ अपना मत रखना चाहते, अपनी बात रखना चाहते हैं, सदन ओपन है, कोई भी बात अनम्यूट करके अपनी बात रख सकता है। मैंने आदरणीय करम जी को आमंत्रित किया था, शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंची है, जो झारखंड के राज्य प्रभारी हैं। और अन्य भाई भी कोई भी अपनी बात रखने के लिए अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। जी जैसा भाई कि ओम जी। जी जी मधुसूदन जी जी मैं बोलिए। अपने विधि मतलब किसी के वैज्ञानिक यानी विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, मैं मेरे समझ में एक बात आई है, मैं उसको उसकी परिभाषा समझना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, इसमें अंतर क्या है? इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो समझ रहा हूँ कि जैविक से संबंधित है दोनों, लेकिन नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको समझना चाहता हूँ मैं। ये बहुत सुंदर सवाल है आपका। कल भी ये बात सामने आई थी, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में यही है ना, अंतर क्या है? जी जी। तो सदन में वैज्ञानिक उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे आदरणीय भुवनेश्वर राय जी आपका जवाब देना है। धन्यवाद मुनीलाल जी। जो हमारे भाई साहब का ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, इतना ही एक शब्द में समझ लीजिए कि जैविक खेती का मतलब ये हुआ कि हम उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर माने रासायनिक खाद, कोई रासायनिक पेस्टिसाइड मार्केट से खरीद करके उसमें न डालें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैविक खेती में न हम यूरिया डालते हैं, न डीएपी डालते हैं, न पोटास डालते हैं, न मार्केट से लाया हुआ जिंक डालते हैं, न कोई मोनोक्रोटोफास, क्लोरोपारीफास, न कोई इस तरह की फंगस, ये कोई चीज हम इसमें नहीं डालते हैं। फिर जैविक में की बात आ गई, तो जैविक में ये जब नहीं डालते हैं तो इसके बाद जो भी चीज बचता है, गोबर की खाद से लेकर के कंपोस्ट खाद, ये सारी चीज हम जैविक खेती में डालते हैं। और समय समय पर कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो जैव उर्वरक कहलाते हैं और फैक्ट्रियों में बनते हैं। आप देखते होंगे कि तमाम जैविक की फैक्ट्री लगी हुई हैं, और जब आप
दुकानों पर जाते होंगे तो जैविक प्रोडक्ट भी तमाम जैविक खाद की बोरी दिखाई देती होगी, या प्रोम दिखाई देता है, या इस तरह की तमाम चीजें दिखाई देती हैं। तो जैविक से संबंधित जो भी मार्केट में मिलता है वो ला करके साथ में आप घर पे बना हुआ जो भी प्रोडक्ट है, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, ये सारा मिला करके जो खेती करते हैं उसको हम कहते हैं जैविक खेती। जैविक खेती में कहने का मतलब कि आप मार्केट से भी अपने प्रोडक्ट को ला करके उसमें यूज कर सकते हैं, और घर का बनाया हुआ प्रोडक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब यही नेचुरल फार्मिंग में आते हैं, प्राकृतिक खेती में आते हैं, तो फिर आपका कंप्लीट मार्केट से कोई भी सामान आपको नहीं लाना है, ना उसमें आपको प्रोम डालना है, ना उसमें आपको मार्केट से लाया हुआ ट्राइकोडर्मा की पैकेट डालना है, ना मार्केट से लाया हुआ कोई सुडोमोनास का पैकेट डालना। मतलब आपको मार्केट से कुछ नहीं खरीदना है, फिर आपको खरीदना है घर पे बनाना है केवल। जैसे आप गाय का गोबर लिए, उसमें जीवामृत बनाए, घन जीवामृत बनाए, फिर आप 10 पानी अर्क से आप वो किए, माने बिना मार्केट से कुछ खरीदे आप अपने पूरे खेती को करेंगे, उसी को जैविक नेचुरल फार्मिंग कहेंगे, प्राकृतिक खेती कहेंगे। तो मुख्य अंतर आप यही समझ लें कि मार्केट से इसमें कुछ नहीं लाना है, नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में। और जैविक खेती में नेचुरल फार्मिंग भी इंक्लूड है और जैविक खेती का भी प्रोडक्ट इंक्लूड है, मतलब मार्केट से जो खरीद के आप लाएंगे वो भी है। तो हमारे ख्याल से आप अंतर समझ गए होंगे। अगर इसमें कुछ और है तो और थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं। मधुसूदन जी का जो सवाल था उसका जवाब उत्तर बिल्कुल स्पष्ट मिल गया है शायद। और जी मधुसूदन जी, आपको उत्तर मिल गया है? हाँ जी जी मिल गया। जी जी। और किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई मार्गदर्शन हो? डॉक्टर किशोर दुबे जी सादर आमंत्रित थे। धन्यवाद मुनीलाल जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। जो योग की कक्षा भी हुई, डॉक्टर मैडम ने जो उद्बोधन किया, उसके बाद में भुवनेश्वर जी ने जो मार्गदर्शन किया, और पवन सर ने जो आज बात कही, बहुत बुनियादी बात कही कि जो देहातों की व्यवस्था ध्वस्त हुई है उसको यदि फिर से पुनर्जीवित करना है या व्यवस्था में जो परिवर्तन करने हैं, उसके लिए खुले दिल से क्या कदम उठाने चाहिए, क्या करने चाहिए, इसके बारे में चिंतन होना चाहिए, और खुले दिल से हमको वो व्यवस्थाएं समझनी चाहिए। ये जो बात कही बहुत महत्व की बात कही। मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि 2-3 साल से सरकार बोल रही है कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, दुगुनी होनी चाहिए। आय के बारे में, मैं प्रोडक्शन के बारे में नहीं बोल रहा, सरकार के शब्द है कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए। तो क्यों ना भाई किसानों की आय बढ़ाने में सरकारी स्तर पर क्या कदम उठाने चाहिए और सरकार की जो व्यवस्था है उसमें क्या सुधार लाने चाहिए, इस पर ही मार्गदर्शन हो हमारे क्लास में। बस उसमें ही जो जैसा पवन सर बोल रहे हैं कि खुली चर्चा हो, खुला चिंतन हो कि आज की जो सरकारी व्यवस्था है उसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए किन कदमों की आवश्यकता है, किन कदमों से ये अटकाव हो रहा है, किन कदमों से किसानों की आय नहीं बढ़ रही है, उन कदमों में किस तरह से सुधार लाने की जरूरत है। इसी एक बिंदु पर यदि पूरी चर्चा होती है तो मुझे लगता कि पवन सर की जो बात है और या हमारे सबके मन की जो बात है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, इस पर चर्चा यदि हो और एक दिन पूरा उसी के लिए आयोजित किया जाता है तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा हम सबके लिए, हमारी समझ बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा आपने आदरणीय पवन जी के उसमें क्लियर कर दिया है कि हमें कैसे जो है हमारी किसान की आय बढ़ेगी, ये इस विषय को हम आदरणीय कृष्ण कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं, सादर आमंत्रित। हमारे राज्य प्रभारी महोदय इंतजार कर रहे हैं, उनको समझ दिया मैं जाए। मालूम है, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ 3 दिन से, तो मैं थोड़ा करा लूँ इंतजार, क्योंकि भाई हैं हमारे।
कि लगातार बोल रहे हैं ना, लगातार उनको वो दिख जाते हैं तो हमें लगता है कि हम दो शब्द उनके सुन लें। उनका पुरुषार्थ देख रहे हैं लगातार, और मैं बहुत ही ऊर्जावान हमारे झारखंड के पतंजलि किसान सेवा समिति राज्य प्रभारी आदरणीय करम जी को आमंत्रित करता हूं, ससम्मान वो आए और अब हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। मैं थोड़ा मार्ग में ही था, आपने दो बार मुझे आमंत्रित किए, पर मैं आप सबों के सामने उपस्थित नहीं हो पाया था। जैसा कि आज का कक्षा है, मुख्य रूप से देखें तो हमारे बहुत अधिक समय तक और अच्छे मार्गदर्शन आदरणीय भुवनेश्वर राय जी ने रखे, और जैसा कि हमारे झारखंड का ही किसान का इन्होंने जो एग्जाम्पल रखे, ऐसे कई कृषक हैं जो अपने शुरुआती दौर में बिना किसी सहयोग से, बिना किसी मदद के, बिना किसी मार्गदर्शन के ही उन्होंने अपनी मजबूरी को एक उपलब्धि के रूप में, एक अवसर के रूप में अपनाया और ऐसे कार्य कर रहे हैं। ऐसे कई कृषक हैं, और इस प्रकार से एक एक कृषक का अगर हम लोग यदि एग्जाम्पल समय समय पे रखें तो ये बहुत प्रेरणा स्रोत भी होगा। अभी अभी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जिस बात को कहे कि किसानों की आय दुगुनी कैसे हो, दुगुनी नहीं तो कम से कम बढ़ोतरी कैसे हो, ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत अच्छा विषय भी है। इस पे खुली चर्चा की जो बात है वो भी बहुत सराहनीय है, और हम लोग तो हमेशा से इस विषय में लगे हैं। अभी उत्तराखंड में जैसे हम लोग देख रहे हैं, आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा इस काम को बृहद पैमाने पर किए जा रहे हैं, और विभिन्न राज्यों में भी ये काम हो रही है। कहीं कहीं हमें अनुकूल सरकारें नहीं मिल रही है, प्रतिकूल सरकार मिल रही है, पर जो कृषक लगे हैं और कई प्रकार की ऐसी समस्याएं, ऐसी बाधाएं भी समझ में आ रही है। जैसे अभी अगर हम बात करें वर्षा आधारित कृषि पर, तो वर्षा आधारित कृषि इस बार बहुत मुश्किल में पड़ा हुआ है। कैसे हो पाएगा, बारिश है नहीं, तो ऐसे परिस्थिति में कृषक को हम कितना, कौन सी मदद कर सकते हैं, क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं? वो वर्षा का इंतजार करें या फिर कुछ दूसरे फसल पे अपना ध्यान को लगाएं? तो ये बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे काम है। और पिछले दिन भी हम लोग एक बार चर्चा किए थे कि धरातल पर जैसे हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, और बहुत सी संस्थाएं भी ऐसे फील्ड में मिलते हैं। हमारे ही झारखंड की एक जिला है खूंटी, इस विषय में मैं पिछले दिन भुवनेश्वर जी से भी बात किया था। हजारों एकड़ बंजर भूमि ऐसे पड़ा है, और एक संस्था वहां काम करने का खूब प्रयास कर रही है। कुछ बहुत समस्याएं भी है। केवल हम अगर देखें तो सिंचाई की समस्याएं हैं, उबड़ खाबड़ जमीन है, इतनी ही नहीं है, उसमें कुछ ऐसे फसल को करने के लिए कुछ ऐसे प्राणी लगे हुए रहते हैं, जैसे जो कुछ फसल सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, ऐसे फसल को लोग उगाने के लिए उस क्षेत्र को घेराबंदी करके रखते हैं। तो ये समस्याएं भी, कुछ जो अच्छे किसान है जो अच्छा फसल लेना चाहते हैं उनके सामने ये समस्याएं भी है। तो बहुत सारे चीज है, और काम करने के लिए हमारे इस पतंजलि ग्रुप बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत और बहुत के लिए अपना मेहनत, अपना पुरुषार्थ लगे रहते हैं। आदरणीय मुनीलाल जी को बहुत बहुत, और हमारे झारखंड के ही रांची जिला के किसान प्रभारी जो नियमित रूप से आप सब रोज उपस्थित होते हैं, सबको पुनः प्रणाम। ओम। धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। और आप झारखंड में किसानों का कहीं भी हम जैसे जो आदरणीय कृष्ण कुमार जी हैं, अन्य विशेष किसान हैं जो लगातार इस प्रगति पर चल रहे हैं, और आपके नेतृत्व में किसान प्रगति कैसे करें, आपने इस पर अपना सुझाव दिया। कल ये चर्चा होगी कि हमारे किसान की आय कैसे बढ़े, किसान की दूनी आय या किसान की आय या किसान समृद्ध कैसे बने, सिर्फ इस विषय पर चर्चा होगी ऐसा। और हम प्रयास करेंगे कि चीफ गेस्ट महोदय के द्वारा भी यही विषय अगर हमारे सदन में मार्गदर्शन दिया जाए तो ये ऐसा प्रयास होगा। धन्यवाद सदन को, सबने आज सहभागी बने और अपना अपना विचार रखा। कल इस विषय पर चर्चा करते हैं। आदरणीय टोलीचंद जी से निवेदन करूंगा, इंजीनियर टोलीचंद जी से, कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें।
धन्यवाद मुनिलाल जी। सदन में उपस्थित सभी अभिभावकों को बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, आप सभी का अभिनंदन। हम इस ज्ञान की गंगा में हर दिन जुड़ते हैं और नए नए विषयों पर इसके ऊपर में डिस्कशन होता है। अच्छे ज्ञानी लोगों से, अनुभवी लोगों से हमें ये ज्ञान गंगा में हर दिन बहुत प्रसाद मिलता है, जिससे हमारे किसान जो है, कृषि प्रधान देश का अपना किसान आज जिसकी जो हालत खराब है, वे सुधारने के लिए किस प्रकार से हम प्रयास करें, इसके हर दिन नए नए विषयों के ऊपर में चर्चा होती है और उसमें सभी लोग जुड़ते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद बोलने के लिए उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हमारे पतंजलि कृषि समिति के जो मुखिया जो है पवन कुमार सर जी, बहुत बहुत उनका धन्यवाद सर। मुनीलाल यादव जी, उसके बाद में राजश्री कुशवाहा जी, भगवान दास कुशवाहा जी, हमारी रंजना बहन जी, और जो कुछ लोग छोड़ के गए हैं वो सभी का धन्यवाद। उसके बाद भुवनेश्वर राय जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, करम कोइरी जी, कृष्णा कुमार जी, कृष्णा महतो जी, कुलदीप पुनियाल जी, प्रदीप राज वर्मा जी, पुण्यकाम समर्थ जी, रघुवीर सिंह रावत जी, रमेश चंद मेहरा जी, रवि आदित्य जी, सुजीत चक्रवर्ती जी, विनोद भट्ट जी, युगार आर्क लिखा है इनका नाम पता नहीं। उसके बाद में मधुसूदन चौहान जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हर दिन इस कार्यक्रम में जुड़ा करें और किस प्रकार से हमारे किसान की हालत सुधरे इसके ऊपर में हर दिन चर्चा हो तो बहुत अच्छा हो। धन्यवाद आप सभी का। आपका भी धन्यवाद कि सबका आभार ज्ञापित किया, और अमर निधि यादव का भी धन्यवाद जो 5:30 बजे लिंक का पतंजलि कृषक पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के लिंक से आप जो है लगातार हम सबको जोड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आप सबका साधुवाद। ओम। कल मिलते हैं नए सोच के साथ और अधिक से अधिक अपन किसानों को भी जोड़े। कल अच्छा विषय है कि हमारे किसान की आय कैसे बढ़े, किसान समृद्ध कैसे हो, क्या कदम हमें चलना पड़ेंगे, कौन कौन कदम एक एक कदम से शुरू करेंगे। तो और उस एक एक विषय पर चाहे वो कितना भी समय लग जाए, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो कल अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने का कष्ट करें। सबको प्रणाम, सबको साधुवाद। ओम।